हर कोई अपने लाइफ में फेयरलेस बनना चाहता है कि वो जो भी डिसीजन ले वो पूरी तरीके से फेयर फ्री हो और वो अपने गोल पे पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ काम कर सके। लेकिन आप जानते हैं कि फेयरलेस बनना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन लिटरली ऐसा एक रास्ता है जिसकी वजह से आप फेयरलेस बन सकते हैं। उससे पहले ये क्लिप जरूर देखिए। तो आपने स्क्रीन पे देखा कि एक बंदा जिसके दोनों हाथ पैर नहीं है फिर भी वो स्विमिंग कर रहा है। इसका मतलब वो कुछ ऐसा जानता है, वो अपनी लाइफ कुछ ऐसा फॉलो करता है, उसका कुछ ऐसा माइंडसेट है जिसकी वजह से वो अपने जो भी एक्सक्यूज है उनसे बाहर आके उसने वो कर रहा है जो उसकी कैपेबिलिटी से बहुत बहुत ऊपर है। हम जानते हैं कि हम जब भी हम स्विमिंग करते हैं तो हमें हाथों की पोजीशन, पैरों की पोजीशन सबको कंट्रोल करना होता है, अदरवाइज हम डूब सकते हैं। और जो सारी चीजें हमारे पास पूरी फिजिक बॉडी है लेकिन हम फिर भी हम इतना ट्राई नहीं करते क्योंकि हम डरते हैं कि क्या होगा अगर हम डूब गए तो। और दूसरी ओर ये बंदा कैसे एक स्विमिंग कर पा रहे हैं। वैसे इस बंदे का नाम है निक वुजिकी। इसकी जिंदगी से हम बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं, लेकिन आज हम वो लेसन सीखेंगे जो इनको फेयरलेस पर्सन बनाते हैं और क्या रीजन है और कैसे ये अपने लाइफ में फेयरलेस पर्सन बने और हम भी उनसे लेसन सीख के अपने लाइफ में जो भी बड़े से बड़े फेलियर है उनसे बाउंस बैक कर सकते हैं, उससे ऊपर उठ सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में दो भाग में डिवाइड करूंगा। पहला है स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव और दूसरा है जॉब का पर्सपेक्टिव। इन दोनों पर्सपेक्टिव को मैं लेके एंड तक वीडियो में जाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इन दोनों डोमेन में अपनी एक्सपर्टीज को हाइड कर सकते हैं और साथ ही जितने भी डर हैं आपके अंदर उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन की तैयारी करता है तो उसके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, उनमें से 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला सवाल कि क्या होगा अगर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, क्या होगा अगर उसको गुड मार्क्स एग्जाम में नहीं मिले, क्या होगा अगर उसको जो पसंदीदा कॉलेज है अगर वो नहीं मिली तो, और क्या होगा अगर फ्यूचर में उसको प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं जो बच्चे कम मार्क्स आने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। कोटा में बहुत सारे एग्जाम्पल इस चीजों से भर रखे हैं और आपने अपने आसपास देखे होंगे ऐसी सुर्खियों में न्यूज अक्सर रहती हैं बिकॉज वो बंदे अपने मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाते, वो नहीं जानते हैं कि वास्तव में इस क्रिटिकल सिचुएशन से कैसे ओवरकम किया जा सकता है और कैसे एक फेयरलेस इंसान बना जाता है। और दूसरी ओर जब कोई जॉब करने जाता है तो उसके पास 2 कंडीशन आती हैं। पहला तो उसको हर वक्त ये डर रहता है कि क्या होगा अगर मेरे बॉस ने मुझे निकाल दिया, अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मैं क्या करूंगा, अगर कोई कंडीशन आ गई मेरे घर में तो मैं उसको कैसे फुलफिल करूंगा। और ऐसी बहुत सारी चीजें उसके बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है और साथ ही वो कुछ नया करने का ट्राई करता है लेकिन उसको डर होता है अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा, और ये जॉब भी चलेगी तो उसका घर कैसे चलेगा। ये सारे डाउट, ये सारे फियर्स एक पर्सन के अंदर जरूर हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले लोग या तो स्टूडेंट है या कोई जॉब करने वाले, इन दोनों के लिए ये वीडियो बहुत डेफिनेटली यूजफुल होने वाला है क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप फेयरलेस बन जाते हैं तो आप जो भी डिसीजन लेंगे आप बिना डर के लेंगे जिसकी वजह से आपके जो भी चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा सक्सेस होने का और उसके साथ ही आप अंदर से फुल कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे थ्योरेटिकल बात, लिटरली आई विल टेल यू कि हाउ आई विल चेंज माय लाइफ इट ड्रास्टिकली एंड हाउ आई विल बी एश्योर दैट दैट इज द मेथड यू कैन यूज इन योर लाइफ डेफिनेटली एंड ऑफ द यू गेट द बेस्ट रिजल्ट। था ऐसा ही जब मैं स्कूल में था तो मुझे भी इंग्लिश बोलने की काफी इच्छा होती थी, पब्लिक स्पीकिंग करने की काफी इच्छा होती थी, लेकिन मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। मैं डरता था इस चीज की कैसे ट्राई करनी है, लेकिन आफ्टर द लॉन्ग टाइम I realized that I figure out a path कि if I follow on that path definitely I will succeed. I give the 2 to 3 seminars in the schools and I also attempt making this type of video because I know कि how to be a fearless person. And now the question is that कि
ठीक है, हमें बनना है फेयरलेस पर्सन, लेकिन हम जानते नहीं रास्ता क्या है। तो फेयरलेस बनने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप काफी लंबे समय से किसी एक फेयर के अंदर अपना टाइम बिताते हैं तो आप एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं जिसको बोलते हैं हेल्पलेस स्टेज। तो आपने जाना कि अगर आप लंबे समय तक अपने फियर के साथ रहेंगे तो आप एक हेल्पलेस स्टेज में पहुंच जाएंगे। तो हेल्पलेस स्टेज क्या होती है उसको ज्यादा डिटेल में समझने के लिए मैं बात करता हूँ सन 1967, जब यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिलिया में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम था हेल्पलेस स्टेज। इस एक्सपेरिमेंट में एक कुत्ते के गले में एक इलेक्ट्रिकल शॉक की मशीन डाली गई और साथ ही उसको एक बॉक्स के अंदर रखा गया। और पहले जो साइंटिस्ट थे वो घंटी बजाते थे, उसके बाद उसको कुत्ते को शॉट देते थे, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली ये सादा बट करने के बाद कुत्ते को ये लगने लग गया कि जब भी घंटी बजेगी तो उसको करंट जरूर लगेगा। फिर साइंटिस्ट ने देखा कि उन्होंने करंट देना बंद कर दिया, लेकिन जब घंटी बजती थी तब सेम कंडीशन उसके बॉडी में वही सेंसेशन होते थे जो करंट लगने से पहले होते थे। इसका मतलब अब कुत्ते को ये फर्क नहीं पड़ता है कि उसके करंट लग रहे हैं या नहीं लग रहे, उसने ये मान लिया है, उसने ये बिलीव कर लिया है कि अगर घंटी बजी है इसका मतलब उसको करंट लगेगा, उसका बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है। साइंटिस्ट ने एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने बॉक्स को दो भागों में डिवाइड कर लिया। पहले भाग में कुत्ते को रखा और उस पे उन्होंने शॉर्ट सर्किट दिया, और दूसरे बॉक्स पे वो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं दे रहे थे। लेकिन जब कुत्ते को घंटी बजी और वापस से साइंटिस्ट ने शॉट देना शुरू किया तो कुत्ता उसी बॉक्स के अंदर बैठा रहा। साइंटिस्ट को ये देख के हैरानी हुई कि कुत्ता चाहता है तो उस जब बॉक्स से उठकर दूसरे बॉक्स में जा सकता है, लेकिन वो कुत्ता ऐसा नहीं कर रहा है क्योंकि उसने ये मान लिया है कि उसके पास कोई चारा नहीं है, वो पूरी तरीके से बेसहारा है, वो हेल्पलेस की स्टेज में पहुंच गया है। यही होता है हमारी लाइफ में, जब हम ये मानने लग जाते हैं कि हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है, और साथ ही हमारी तो किस्मत खराब है। तो इस तरीके से फियर हमारे माइंड में होते रहते हैं, जिसकी वजह से हम एक हेल्पलेस स्टेज में पहुंच जाते हैं। और जब हम हेल्पलेस स्टेज में पहुंच जाते हैं तो हमारी हालत भी उस कुत्ते की तरह हो जाती है। जो हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी होती है, आपको रास्ता दिखता है कि आप इसको पार करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन हम उसकी ओर अटेम्प्ट नहीं करते बिकॉज हम हेल्पलेस की स्टेज में पहुंच गए हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने एक कदम आगे जब बढ़े तब उन्होंने एक दूसरे कुत्ते को लाया जिसकी ये ब्रेन कंडीशनिंग नहीं हो रही थी, उसको पहले कभी भी कोई करंट नहीं दिया गया था। और जैसे ही कुत्ता उस करंट वाले बॉक्स के अंदर बैठा तो साइंटिस्ट ने उसके अंदर करंट दिया। जैसे करंट लगने से कुत्ता फौरन उछल के दूसरे बॉक्स में वहां चला गया और वही बैठ गया। जब साइंटिस्ट ने देखा तो ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि ये कैसे हुआ। जो कुत्ता पहले जिसको हम करंट दे रहे थे काफी टाइम से, उसको हम पेन दे रहे थे, तो वो तो एंड तक वही बैठा रहा, वो भी कूद के दूसरे बॉक्स में जा सकता है। लेकिन जो दूसरा कुत्ता आया उसकी ये कंडीशन नहीं हो चुकी थी, तो उसने पहले अटेम्प्ट में अपना रास्ता निकाल लिया और वहां से बाहर निकल गया। तो हमारी लाइफ में भी यही आता है कि हम किसी लाइफ में स्टेज में अटक चुके हैं, वहां पे हमें लगता है कि हमारे पास फियर बहुत ज्यादा है, हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में बहुत से कमजोर दिल वाले बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि आखिर में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया जाए। और भी अपॉर्चुनिटी होती है जिसकी वजह से आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमने निक वुइजेकिंस से लाइफ से हम लेसन सीख रहे हैं कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को फेयरलेस बनाया, उसी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप स्टूडेंट है डेफिनेटली आप भी फेयरलेस बन सकते हैं। अगर आप फेयरलेस होके किसी एग्जाम को टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली आपके चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। और अगर आप फेयरलेस होके किसी जॉब में जाएंगे और वहाँ पे रहते हुए आप अपना खुद का कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, अगर आप फेयरलेस बनकर कुछ कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप भी वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि फेयरलेस आखिर में बने कैसे, बिकॉज हम ये जरूर जानते हैं कि फेयरलेस बन गए तो काफी मजे हैं, हम अपने लाइफ में जो भी चाहते हैं डिजायर है सबको पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि फेयरलेस का रास्ता ये काफी मुश्किलों भरा है, क्या उसमें भी जिम जाने की तरह काफी मुश्किलें होती हैं? तो ऐसा नहीं है।
ये सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा रास्ता है जो मैंने अपने लिए बनाया था, जहां पे मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया था। और कैसे मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया उसके मैंने इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट बना रखी है, इंग्लिश इंप्रूवमेंट 2.0। उससे मैंने 35 डे का चैलेंज लिया था, जिसमें मैंने 35 वीडियो इंग्लिश में रिकॉर्ड किए थे। आप जब देखेंगे तो पहले वीडियो जब जाके देखेंगे तो उसमें देखना कि मेरी स्पीकिंग किस लेवल पे थी, कितना मैं रुक रुक के, कितना पॉज लेके, कितना फास्ट, मतलब कोई भी बैलेंसिंग नहीं थी मेरे वीडियो में। लेकिन जब आप मेरा 35 का वीडियो देखोगे तब आप जानोगे कि लिटरली उस बंदे ने काफी इंप्रूवमेंट किया है पहले वीडियो के कंपैरिजन में। तो क्वेश्चन ये आता है कि चलो हम भी, और अगर आप एम्प्लॉय हैं या अपने स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली आपने ये प्रॉब्लम जरूर फेस की होगी कि अगर आपके पास एक गुड पब्लिक स्पीकिंग है तो आप डेफिनेटली आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग से बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसको वो ये सोच रहा है कि उसका एग्जाम में नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, और इस डर उसके अंदर दिमाग में चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, उसको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए एक सॉल्यूशन है कि आप प्लान बी बना लो। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि प्लान बी फॉर लूजर्स नॉट फॉर विनर। ये साइकोलॉजी कंप्लीटली गलत है। आपने उसका सही मतलब समझा ही नहीं कि प्लान बी का मतलब क्या होता है। प्लान बी का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपका प्लान ए है, उसको छोड़ के आप जो दूसरा प्लान करते हैं उसको प्लान बी नहीं बोलते हैं। प्लान बी का मतलब ये होता है कि सपोज करो मैं किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं और अगर मुझे लग रहा है कि मेरी इंग्लिश काफी कमजोर है, मेरे मैथ्स में काफी कम नंबर आ रहे हैं और इसकी वजह से मैं फेल हो सकता हूं, तो ये एक जेन्युइन फियर है, ये होना चाहिए। और अगर ये फियर है तो अब क्वेश्चन ये आता है, मुझे प्लान बी बनाना होगा कि कैसे मैं इस फियर को ओवरकम कर सकता हूं। द ऑलवेज द प्लान बी इज नॉट फॉर लूजर, द प्लान बी फॉर द विनर हु आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट फॉर दैट दे इंप्रूव देयर प्लान ए। अपने प्लान ए को मोटिवेट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए आप प्लान बी बना रहे हो। बाय सपोज अगर प्लान ए फेल होने लग जाए तब प्लान ए उसका बैकअप आएगा, उसको सपोर्ट करेगा और वो उस प्लान ए को सक्सीड करेगा। मे भी आपने कभी ये सोचा होगा कि जब कोई भी जंग होती है, युद्ध होते थे पहले के जमाने में, तब राजा के पास में एक ऐसी सेना होती थी अलग से जो कभी पहले मैदान में नहीं आती थी, वो उसको बैकअप से यूज करते थे। अगर उनको लगता था कि अब हारने वाले हैं, उस समय वो अपनी खास सेना को यूज में लाते थे, वो उसका एक बैकअप प्लान होता था। चाणक्य ने भी कहा है कि आपके पास हर एक प्लान का एक बैकअप प्लान होना चाहिए। बैकअप प्लान का मतलब ये कदे ही नहीं होता है प्राइम प्लान को छोड़ के कोई दूसरा प्लान अपनाए, वो है प्लान बी। बहुत से लोग इसी में उलझ जाते हैं कि प्लान ए और प्लान बी क्या होता है। तो आप जान चुके हैं कि प्लान बी का मतलब है कि अगर प्लान ए फेल होने वाला है तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए अभी से क्या क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं। आगे मैं इसको और डिटेल समझाऊंगा पब्लिक स्पीकिंग से। तो अगर आप जानते हैं कि अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग सीख ली, आपने बोलना सीख लिया, तो आपके लाइफ में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि और लिटरली एक सर्वे हुआ जिसमें ये जाना गया अगर डेथ के बाद सबसे हाईएस्ट फियर है वो है स्पीकिंग का, स्टेज पे जाके बोलने का फियर सबसे बड़ा फियर होता है। तो मैं चाहता हूं आप इसी फियर को कैसे कॉन्कर कर सकते हैं और मैंने कैसे कॉन्कर किया वो मैं आपको बताऊं, जिसकी वजह से आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिल सकता है। तो जब मैंने अपनी कॉलेज पूरी की तब मुझे लगा कि काफी मेरी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हुई है, नहीं मैंने अपनी इंग्लिश पे स्कूल में काम किया, नहीं मैंने अपने कॉलेज में इतना काम किया। अब बारी है कि मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी ही है। और जब मैं कंपटीशन में आया तब मुझे रियलाइज हुआ कि लिटरली मुझे इंग्लिश में काफी जरूरत है, क्योंकि इंग्लिश में मेरे इतने नंबर आ ही नहीं रहे थे जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने दिन रात इंग्लिश को पढ़ना शुरू किया, लेकिन फिर भी इतना मोटिवेशन नहीं आ रहा था कि मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकूं। और बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी इतना इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने आप से कहा आई वांट टू become a good speaker, and I will deliver my speech in the English no matter what will happen. And I will think about that again and again in my mind. That time I got a solution. What is my plan B?
व्हाट इज माई प्लान ए? माई प्लान ए इज दैट आई वांट टू बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर। और मेरा प्लान बी था, अगर उस प्लान ए में कोई भी दिक्कत आती है जिसकी वजह से ये फेल हो सकता है, तब ये प्लान बी उसका सपोर्ट करेगा। तो उसके लिए मुझे चाहता था कि मैं स्कूल में जाके अपने खुद को इंट्रोड्यूस कर सकूं, लोगों को बता सकूं मेरे बारे में, और जो भी मैं अपने थॉट्स है उसको कन्वे कर सकूं। उस टाइम मेरे दिमाग में ये आया कि मैं अगर डायरेक्ट जाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा। तो यहाँ पे कंप्लीट फेलियर साफ साफ दिख रहा था। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कि मैं प्लान ए को फेल होने से बचाने के लिए प्लान बी पर काम करूं। तो मैंने प्लान बी पे काम किया। मैंने हर दिन अपने वीडियो रिकॉर्ड किए। 5 मिनट रात को आते के बाद मैं अपने फोन स्टार्ट करता था और जो भी होता था वो फोन में रिकॉर्ड करता था। टर्म्स एंड कंडीशन एक, इंग्लिश में बोलना है, कितना भी टाइम बोलूं, हर दिन बोलना है, भले ही 2 मिनट बोलूं पर डेली कंसिस्टेंसी के साथ बोलना है, मतलब बोलना है। 30 दिन फॉलो किया, उसके बाद इंग्लिश इंप्रूव हुई। उसके बाद मैंने YouTube पे अपने 35 वीडियोस डाले, इसका प्लेलिस्ट का नाम है इंग्लिश इंप्रूवमेंट 2.0, जहां पे मैंने वीडियो फर्स्ट से 35 वीडियो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली बनाए इंग्लिश में, जहाँ पे आप देख पाओगे कैसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मेरी इंग्लिश कन्वर्सेशन में आए। शुरुआत में मुझे इतना नहीं आ रहा था मोटिवेशन कैसे अपने आप को कन्वे करना, लेकिन एंड ऑफ द 35 वीडियो आई विल बी गॉट मोटिवेटेड कि आई विल नो हाउ मच आई हैव कॉन्फिडेंस टू डिलीवर माय स्पीच। And along the time, I realized that that is the simple way. If you want to conquer any fear of your life, first you have to figure out what is the best possible solution for you. No one person can tell you what is the best solution for you. अगर ऐसा होता तो हर दवाई हर पेशेंट के लिए काम नहीं आती है। डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आपको खुद को उस पर सोचो कि आप इस पे कैसे कर सकते हो, और अभी से छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि आप बड़े स्टेप नहीं ले सकते तो छोटे से शुरुआत करो। आपको लगता है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करनी है तो डेफिनेटली पर डे आप 5 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल बनाइए या कहीं पे भी अपने 30 डे का चैलेंज कीजिए, जिसमें हर दिन आप 2-2 मिनट या 5 मिनट के वीडियो बनाएंगे कंसिस्टेंसी के साथ में और उसमें अपलोड करेंगे। जब आपका 30 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि लिटरली आप एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ चुका है। आप किसी से भी अच्छे तरीके से कन्वे कर सकते हो। अगर आपने इसको 1 साल के लिए फॉलो किया, डेफिनेटली आपकी इंग्लिश को कोई नहीं रोक सकता है। आप जो भी पब्लिक स्पीकिंग, जो भी आपका फियर है, अगर आप हर दिन उसके साथ में भले ही 2 कदम, भले ही छोटा स्टेप ले रहे हैं, आप उसमें कॉन्कर कर पाएंगे और आप एक फेयरलेस पर्सन बन जाएंगे। और जब निक वुजिगिंग स्विमिंग करना सीख रहे थे तो वो डायरेक्ट ही पूल में नहीं कूदे, पहले वो कोच के पास गए, वहां से सीखा कि कैसे उनकी बॉडी स्टेबल रह सकती है पानी में, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने सीखा। तो यही एक प्रोसेस है। आपको अपने पहले प्रॉब्लम फिगर आउट करनी होगी और देखना होगा कि आपके प्रॉब्लम के रिलेटेड आसपास में कोई ऐसा बंदा है जिसने प्रॉब्लम सॉल्व की है, उसको आप फॉलो कीजिए, उससे गाइड लीजिए, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो फेयरलेस बनने का यही मकसद, यही रीजन या यही एक तरीका है कि आपको उसको फेस करना ही